हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक इंटरनल ट्रेड, चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। उसको हम पूरा क्लासिफाई करके एक एक टॉपिक को, एक एक सब हेडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे इंटरनल ट्रेड का, फिर उसके बाद इंटरनल ट्रेड की क्लासिफिकेशन करेंगे, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। फिर हम होलसेल ट्रेड के फीचर्स करेंगे और जो सारी सर्विसेज होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन अनदर कैटेगरी ऑफ द इंटरनल ट्रेड इज द रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड के फीचर्स और सर्विसेज प्रोवाइड बाय द रिटेलर्स वो भी पढ़ेंगे। फिर रिटेल ट्रेड को फर्दर सब क्लासिफाई किया जाता है मोबाइल रिटेलिंग में एंड फिक्स शॉप रिटेलिंग में। तो हम पढ़ेंगे मोबाइल रिटेलिंग के बारे में कि कितनी तरह की मोबाइल रिटेलिंग होती है जिनको हम इटिनरेंट्स भी कहते हैं, और फिक्स शॉप रिटेलिंग क्या होती है उसके बारे में। फिक्स शॉप रिटेलिंग को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। अगर फिक्स शॉप रिटेलिंग स्मॉल स्केल पे है तो उसमें कौन कौन सी रिटेलिंग कवर अप होती है। तो टॉपिक नंबर 5 होगा स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग, और टॉपिक नंबर 6 होगा लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक है दैट इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम अकाउंटेंसी में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको पढ़ने में हमें बिल्कुल भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो इंटरनल ट्रेड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ये सातों टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। और जब हमने चैप्टर फर्स्ट करा था, तो अगर आपको याद हो कि जब हमने क्लासिफिकेशन की थी बिजनेस एक्टिविटीज की, तो बिजनेस एक्टिविटीज को हमने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज में डिवाइड करा था। और जो कॉमर्स होती है दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट इंक्लूड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। उसी ट्रेड को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 हमारा इंटरनल ट्रेड और चैप्टर 10 है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। के बाद हमारा बीएस का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं इंटरनल ट्रेड का। इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज इनलैंड ट्रेड, हाउस ट्रेड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इनलैंड ट्रेड कह सकते हैं, हाउस ट्रेड कह सकते हैं, होम ट्रेड कह सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड कह सकते हैं। मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundaries of the country is known as internal trade। तो ट्रेड का मतलब तो होता है बाइंग एंड सेलिंग, और वो बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन सेल किए जाते हैं, तो इस तरह के ट्रेड को हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। The buyers and the sellers of the goods may live in the different towns of the same country। टाउन्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इंडिया के ही किसी भी टाउन, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड माना जाएगा। बस वो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद देखिए कि इंटरनल ट्रेड जो है वो दो कैटेगरीज ऑफ ट्रेड में डिवाइड होता है, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। ये क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताई। अब उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। Wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantities for the purpose of resale or immediate use। तो मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज क्वांटिटीज में बेचे जाते हैं, और क्या पर्पस होता है उस सेल का? कि वो फर्दर आगे रीसेल किए जाएंगे, कंजम्पशन के लिए नहीं बेचे जाते, अल्टीमेट कस्टमर्स को नहीं बेचे जाते। तो इस तरह की सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कहा जाता है होलसेल ट्रेड। तो इस डेफिनेशन में ही होलसेल ट्रेड के काफी फीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं। व्हाट आर दीज फीचर्स? कि सबसे पहले तो होलसेल ट्रेड जो है इट इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। क्योंकि होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर्स को फर्दर रीसेल के लिए गुड्स सप्लाई करता है। तो होलसेल रिटेलिंग हो गई, अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। उसके बाद जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा सेकंड फीचर, ही बाइज इन द बिगर लॉट्स एंड सेल इन द स्मॉलर लॉट्स। तो वो लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है मैन्युफैक्चरर्स से और स्मॉल क्वांटिटीज में बेचता है रिटेलर्स को। So another feature of the wholesale trade is that buying is done in the large quantities and selling is done in comparatively smaller quantities to the retailers।
Another very important feature is that the wholesale trade generally deals in one commodity only. यहाँ वर्ड लगा रखा है generally. ऐसा नहीं है कि wholesaler जो है वो multiple commodities में deal नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो wholesalers हैं वो किसी single product में ही deal करते हैं. तो ये बहुत ही unique feature होता है wholesale trade का, that wholesalers deal in the single commodity only. अनदर फीचर इज कि होलसेलर्स डीलिंग के लिए या तो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं या नॉर्मली वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं टू डील विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो होलसेलर्स को करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें बल्क क्वांटिटीज में गुड्स खरीदने पड़ते हैं, स्टॉक हाउसेस मेंटेन करने पड़ते हैं, और वो जो रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं वो क्रेडिट पर भी बेचते हैं, तो उनका कैपिटल सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय द होलसेलर्स. और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है होलसेलर्स का वो लो होता है. बहुत हायर प्रॉफिट मार्जिन पे होलसेलर्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आगे पास ऑन नहीं करते हैं. जनरली लो प्रॉफिट मार्जिन पे ही वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करते हैं. होलसेल ट्रेड के हमें सिर्फ फीचर्स ही करने हैं, इसके बाद हमें सर्विसेज करनी है कि जो होलसेलर्स हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं, तो वो कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे फर्दर रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिटेलर्स को भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड टू द रिटेलर्स. उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द रिटेल ट्रेड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. The second classification of the internal trade is the retail trade. Retailer is that trader who resells the goods to the ultimate and final consumers. तो retailer कौन होता है? जो wholesalers से goods खरीदता है और वो किसको गुड्स बेचता है? कस्टमर्स को वो गुड्स बेचता है. तो रिटेल ट्रेड के फीचर्स क्या हो गए? नंबर 1, रिटेलर्स बाइज एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. क्योंकि जब वो होलसेलर्स से भी गुड्स खरीदता है, तो अभी हमने देखा कि होलसेलर्स सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हैं और वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर्स को गुड्स बेचते भी हैं. Another feature of the retail trade that they sell the variety of the goods. तो जो retailers होते हैं वो एक wholesaler के साथ डील नहीं करते. retailers जो हैं वो बहुत सारे wholesalers के साथ डील करते हैं. जो retailer है वो wholesalers की हर commodity में डील करता है जिससे भी वो goods and services खरीद रहा है. तो large variety of goods जो हैं वो retailers खरीदते हैं from the variety of the wholesalers. अदर फीचर के रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स बेचते हैं फॉर द पर्सनल कंजम्पशन एंड नॉट फॉर द रीसेल. जैसे हमने होलसेल ट्रेड में देखा था कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदते हैं और रिटेलर्स को गुड बेचते हैं, तो यहाँ पर ये जो गुड्स बेच रहे हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बेच रहे हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. लेकिन रिटेलर जो कस्टमर्स को गुड बेच रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन बेच रहा है. The scale of business of the retailing is generally small as compared to the wholesale business. Also, the area of sale is also limited to the locality. Normally जो retail trade है वो within the locality किया जाता है, लेकिन क्योंकि अब तो online trade का ज़माना है, तो अब हम देखते हैं कि जो retailing है वो भी बहुत सारे areas और localities को cover up करती है, क्योंकि अब online तो not even within the geographical boundaries, even outside the geographical boundaries भी जो है वो रिटेलर्स और होलसेलर्स सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सबको अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन रिटेलिंग होती है वो लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी होती है, लेकिन ऑनलाइन रिटेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पर इन्हीं फीचर्स से हम कंपैरिजन के पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि जो होलसेल ट्रेड होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, और जो रिटेल ट्रेड होता है वो होलसेलर्स और कस्टमर्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है. दूसरा डिफरेंस कि जो होलसेल ट्रेड है उसमें गुड्स लार्ज क्वांटिटीज में परचेज किए जाते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में बेचे जाते हैं, और रिटेल ट्रेड में गुड्स स्मॉल क्वांटिटीज में ही परचेज किए जाते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में ही बेचे जाते हैं. होलसेलर्स जनरली वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन रिटेलर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. होलसेलर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन रिटेलर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. जो स्केल ऑफ बिजनेस होता है वो होलसेलर्स का ज्यादा होता है, रिटेलर्स का स्मॉल स्केल बिजनेस होता है.
होलसेलर्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रिटेलर्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को बेचते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं होलसेलर के, उन्हें ज़्यादा स्टॉक्स भी मेंटेन नहीं करने पड़ते। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो होलसेलर्स की ज़्यादा होती हैं और रिटेलर्स की कम होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड ये दो तरह के इंटरनल ट्रेड होते हैं, और जिनके फीचर्स और डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके फीचर्स से हम इन दोनों के डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट द होलसेलर्स प्रोवाइड टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड टू द रिटेलर्स। बहुत ही आसानी से ये सारी सर्विसेज हमें समझ में आ जाएंगी। सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे गुड्स खरीदते हैं होलसेलर। तो जब उनसे गुड्स खरीदते हैं तो उन्हें किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहली सर्विस, दे फैसिलिटेट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर देम। Wholesalers purchase the good in the bulk quantities from the manufacturers, and this facilitate the manufacturers to undertake the production on the large scale. सबसे बेसिक फीचर ही हमने देखा था कि होलसेलर्स जो है वो बल्क क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर्स से गुड खरीदते हैं, तो उसकी वजह से वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं मैन्युफैक्चरर्स। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद गुड्स बेच देते हैं वो होलसेलर्स को। लेकिन जितनी भी तरह के जो रिस्क बेयर करने का काम होता है वो होलसेलर्स ही बेयर करते हैं। बहुत सारी तरह के रिस्क, रिस्क ऑफ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, किसी भी तरह की चोरी, किसी भी तरह की स्पॉइलेज, किसी भी तरह का लॉस ड्यू टू फायर, इस तरह के जितने भी लॉसेस का जो रिस्क है वो होलसेलर्स को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स हैं वो होलसेलर्स के स्टॉक हाउसेस में ही रखे जाते हैं till the time they are demanded by the retailers. Then another service is financial assistance. फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को? That they generally make the cash payments for the goods purchased by them. तो वो इमीडिएट पेमेंट्स कर देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, उनका पैसा ब्लॉक करके नहीं रखते हैं, और इमीडिएट पेमेंट्स करने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स के पास कैश पहुंच जाता है और उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। Another service is the storage. The manufacturers produce the goods as per the order, and the wholesaler stocks them in his godown on the arrival. तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स नहीं होते, मैन्युफैक्चरर्स भी स्टॉक्स मेंटेन करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद वो गुड्स बेच देते हैं। और गोडाउन्स जो हैं या जो स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं वो होलसेलर्स ही प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज टू द रिटेलर्स। इसीलिए ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है, that is one of the very important facility that is being provided by the wholesalers to the manufacturers. तो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज के बर्डन से भी रिलीव्ड रहते हैं because of the services provided by the wholesalers. Another service is the price stability. Wholesalers prevent violent changes in the prices of the goods by stocking them during the slack season and selling them when their demand is high. Slack season होता है जहाँ डिमांड लो होती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है उसी टाइम पे जो होलसेलर्स हैं वो गुड्स को रिलीज करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं अगर डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएट होती रहे, लेकिन अगर डिमांड सप्लाई के साथ मैच रहे तो प्राइसेस भी यूनिफॉर्म रहते हैं, प्राइसेस भी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। तो क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं, डिमांड को सप्लाई के साथ बैलेंस कर देते हैं, और वो जब भी गुड्स रिलीज करते हैं जब उनकी एक्चुअल डिमांड होती है। उस तरह से होलसेलर्स प्राइस स्टेबिलिटी फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं, इस सर्विस को भी वो प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स। देन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने देखा था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो होलसेलर्स की वजह से कर पाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरा सर्विस ये है कि वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी कर पाते हैं, क्योंकि जो होलसेलर्स हैं दे प्लेस द ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर एंटिसिपेटेड सीजनल डिमांड एंड दे कीप देमसेल्फ द स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स करंटली इन डिमांड। मतलब जिन प्रोडक्ट्स की आगे डिमांड होनी होती है उन प्रोडक्ट्स की भी, उन सीजनल प्रोडक्ट्स की भी एंटिसिपेटेड डिमांड्स के बेसिस पे वो ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, और चाहे वो सीजनल प्रोडक्ट हो चाहे वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो, सारे स्टॉक्स जो है वो होलसेलर्स मेंटेन करते हैं।
जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंटरप्टेड नहीं रहती है, वो लगातार प्रोडक्शन करते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है? होलसेलर्स कर रहे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट सर्विस इज द मार्केटिंग फंक्शन। जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और जब गुड्स सेल होते हैं, उसके बीच में भी हमें बहुत सारी सर्विसेज जो है, गुड्स की पैकिंग, गुड्स की सॉर्टिंग, उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग, उससे रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इन बिटवीन परफॉर्म की जाती हैं, जिनको कहा जाता है मार्केटिंग फंक्शंस। So the wholesalers take care of the marketing activities and the distribution of the goods to the number of retailers, who in turn sell these goods and services to the large number of customers spread over the large geographical area. तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उनके प्रमोशन से रिलेटेड है, उन सारी एक्टिविटीज को भी कौन अंडरटेक करता है? होलसेलर्स अंडरटेक करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सपर्ट एडवाइस। द होलसेलर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स, वो रिटेलर्स के कॉन्टैक्ट में भी होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स के कॉन्टैक्ट में भी होते हैं। दे आर इन अ पोजिशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स। कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स के? कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं, कितनी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज हैं जो मार्केट में परफॉर्म हो रही हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उन्हें ये सारी अपडेट्स किससे मिलती रहती हैं? रिटेलर्स से मिलती रहती हैं। और जब वो रिटेलर्स से अपडेट मिलती हैं तो वो किसको प्रोवाइड कर देते हैं? टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स, ताकि मैन्युफैक्चरर्स उस एडवाइस के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मॉडिफाई करते रहें, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से उन्हें कस्टमाइज करते रहें। तो हमने देखा बच्चों के मेन सर्विस तो यही है जो होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, दैट दे बाय द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे सेल द गुड्स टू द रिटेलर। लेकिन उस बाइंग एंड सेलिंग के बीच में वो तरह तरह की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को वो एक्सपर्ट एडवाइजेस भी प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, स्टोरेज की टेंशन से वो मैन्युफैक्चरर्स को रिलीव कर देते हैं, सभी तरह के रिस्क वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेयर करते हैं। तो इस तरह से होलसेलर्स आर प्रोवाइडिंग मेनी सर्विसेज विच आर वेरी यूनिक एंड यूजफुल टू द मैन्युफैक्चरर्स। Now let's see what are the services they are providing to the retailers. रिटेलर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे पहली सर्विस है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। ये मैंने बताया कि बेसिक फैसिलिटी या बेसिक फंक्शन जो होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं कि वो रिटेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो उन्हें बहुत आसानी से प्रोवाइड करवाते हैं। Retailers maintain the large variety of the goods for their customers. A manufacturer या wholesaler word यहाँ पे use कर सकते हैं, stocks all these goods and the retailers can buy all these goods from him in a single act of purchase. तो रिटेलर्स को भी स्टॉक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, क्योंकि स्टॉक्स या तो मैन्युफैक्चरर्स मेंटेन करते हैं या होलसेलर्स मेंटेन करते हैं। तो होलसेलर्स जो है वो बहुत ही आसानी से गुड्स प्रोवाइड करते हैं टू द रिटेलर्स एज एंड व्हेन दे वांट। फिर जैसे हमने देखा था कि फाइनेंशियल हेल्प होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को बाय पेइंग देम इमीडिएट कैश। इसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प वो रिटेलर्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं? दे सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स ऑन क्रेडिट एंड हेंस दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प बाय प्रोवाइडिंग द क्रेडिट। तो होलसेलर्स जो हैं मैन्युफैक्चरर्स से क्या करते हैं कि गुड्स जो है वो कैश बेसिस पे खरीदते हैं, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और रिटेलर्स को जो गुड्स बेचते हैं वो क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं, तो इस तरह से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, तो जैसे होलसेलर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसी तरह से जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को भी न्यू प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स ने क्रिएट किए होते हैं उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि होलसेलर्स जो हैं वो तो दोनों के ही कांटेक्ट में हैं, मैन्युफैक्चरर्स के भी कांटेक्ट में और रिटेलर्स के कांटेक्ट में भी हैं। तो रिटेलर्स को वो क्या बताते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स अराइव हुए हैं इन द मार्केट, और सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैन्युफैक्चरर्स की होती हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसकी यूटिलिटी, उसके प्राइसेस, वो सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर्स को पास ऑन करते हैं। Another service is the publicity.
The retailers are not required to advertise their products. The wholesalers and the manufacturers have done sufficient publicity of those goods and services through various media. तो जो पब्लिसिटी का काम होता है, जो एडवर्टाइजिंग का काम होता है, वो भी होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरर्स आल्सो एज वेल एज फॉर द रिटेलर्स। ये जो वेरियस रिस्क बियरिंग का काम होता है, वो रिस्क चाहे मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड रिस्क हो, चाहे वो रिटेलर से रिलेटेड रिस्क हो, वो सारे रिस्क जो हैं वो होलसेलर्स बियर करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो है वो होलसेलर्स ही मेंटेन करते हैं। Since the retailers purchase goods from the wholesalers in the small quantities and that too on credit, they keep themselves free from all types of risk of spoilage, price fluctuations and other types of damages. सारे risk cover जो हैं वो wholesalers ही करते हैं, whether they cover it for the manufacturer or they cover it for the retailers. Last but not the least is the other services. The wholesalers also arrange the transportation. They make the insurance of the goods and services, the storage and the warehousing of the goods and services. तो retailers के लिए भी retailers को transportation provide करते हैं, अपना transport use करके वो goods जो हैं retailers तक पहुंचाते हैं, उन goods की insurance cover भी wholesalers करवाते हैं, उन goods को warehouses में भी रखते हैं जब तक retailers उसकी demand नहीं कर देते। तो इस तरह की फैसिलिटीज स्टोरेज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली टू द मैन्युफैक्चरर्स बट आल्सो टू द रिटेलर्स। इंटरनल ट्रेड का एक पार्ट हमने आज कवर अप कर लिया है, होलसेल ट्रेड। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द होलसेल ट्रेड एंड व्हाट आर द सर्विसेज दैट द होलसेलर्स आर प्रोवाइडिंग as a connecting link to the manufacturers and to the retailers. Next category of the internal trade, that is the retail trade, we shall be discussing in the upcoming lecture. So see you next time with a discussion of the retail trade in detail and the services provided by the retailers. Till then, goodbye, stay healthy and connected.